everyone, this is your trainer Adnan Ali Khan। अच्छा, हम थोड़ी बात करते हैं आज एसईओ की। ठीक है, एसईओ आप लोग अब एसईओ प्रोफेशनल हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एज एन एसईओ प्रोफेशनली देखता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एसईओ की जॉब्स आप पकड़ लें। ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आप जॉब पकड़ लें एसईओ की, उसकी वजह ये है, सीधी सी बात है कि अगर आप खाना बनाना सीखने चाहें ना, ठीक है, तो आप जिंदगी भर सीखते रह जाएंगे। ठीक है, आप पूरी जिंदगी लग जाएगी लेकिन आप खाना बनाना नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता लग जाए कि आप भूखे मर जाना है लेकिन अब तो खाना बनाना ही है, तो आप फिर अपनी चाची को कॉल करेंगे, अपनी अम्मी को कॉल करेंगे, अपने भाई को कॉल करेंगे, बहन को कॉल करेंगे और आप खाना बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आप पे पड़ेगी ना तब आप सीखेंगे। तो मैं रेकमेंड यही करता हूँ कि आप लोग एसईओ की जॉब पकड़ लें। ठीक है। आप एसईओ की जगह अप्लाई करना शुरू कर दें। उनको भले ही बता दें कि आप अभी आपने सीखी है, अब आप लोग चाहते हैं कि आप उस पर प्रैक्टिस करें साइट्स के ऊपर। ठीक है, तो आप ये बता दीजिएगा भले अगर बताना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ आप लोग बस ऐसे जाएं जैसे आपको एसईओ की फुल नॉलेज है। ठीक है। एसईओ के जो इंटरव्यूज होते हैं, याद रखिएगा, मेरा सिर्फ एक इंटरव्यू ऐसा था जो कि अभी आप लोगों के लिए वो इंटरव्यू बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मेरे लिए एक इंटरव्यू ऐसा था जिसको मैंने भी कहा था यार मजा आया इंटरव्यू देके। बाकी जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, ना कोई इंटरव्यू में मजा। ठीक है, बिला वजह की चीज पकड़ा देते हैं, कहते हैं ये करके आओ, ऑडिट करके आओ। ऑडिट कर देते हैं और कहते हैं जॉब तुम्हारी है। ठीक है, ये क्या इंटरव्यू हुआ। ठीक है। तो वो इंटरव्यू जो है, आप अगर, मुझे लगता है कि आप लोगों को इतना मसला नहीं होगा इंटरव्यू क्लियर करने पे, इतना मसला नहीं होगा। सिर्फ आपसे वो पूछेंगे ऑडिट रिपोर्ट बना दो। ऑडिट रिपोर्ट जैसे मैं आपको बता चुका हूँ वो आपने बनानी है, उसका आपने ऑडिट बना लिया और फिर आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। ठीक है, सब आपसे ऑडिट और रिपोर्ट मांगेंगे, इतना कोई आपसे कोई ऊपर की चीज नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हम लोग बात कर रहे थे वो कौन सी सर, क्या कौन सी, मैं समझा नहीं आपका सवाल क्या है। जी, अभी आप कह रहे थे कि ऑर्डर रिपोर्ट क्या कह रहे थे? जी जी, ऑडिट रिपोर्ट। कौन सी सर? ये मैंने ये तीसरे लेक्चर या चौथे लेक्चर में सिखाया था कि वेबसाइट को ऑडिट किस तरह करना है, जब मैंने स्ट्रीमिंग फ्लॉग दिखाया था आपको, अगर आपको याद अच्छा हो। अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक वो वाली क्लास, तो वो आप सब बोलेंगे वो करके, तो आपने बस ऑडिट जिस तरह मैंने बताया वो कर देना है और आपकी जॉब पक्की हो जाएगी। ठीक है। जब आपको पता लगेगा यार आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है, फिर आप लोग बेस्ट सीखेंगे। ठीक है। ऐसे अगर आप सीखने बैठ गए तो आपको साल लग जाएगा, ये बता दूंगा। जब आपको पता लगेगा यार आपको सीखना ही है वरना बन मरे, तो फिर आप लोग सीखेंगे एसईओ। ठीक है, तो अभी आप जॉब पकड़ लें, इंटर्नशिप तो पकड़ ही लें। इंटर्न जॉब नहीं पकड़ सकते, कोई मसला आ रहा है, इंटर्नशिप तो पकड़ ही लें। ठीक है, इंटर्नशिप पकड़ लिया आपने, फिर आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटर्नशिप पकड़ लें आप, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जरा सी, अब हमने आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये हो गया। अब हमने सारे टैब्स क्लोज करने लगा हूं यहाँ से, ये सारी पुरानी पुरानी क्लास के हैं। अच्छा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे टेक्निकल एसईओ की। अब हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं पेजिनेशन टैग। क्या किसी को पता है कि पेजिनेशन टैग क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट जिसको पता हो कि पेजिनेशन टैग होता है क्या है? अच्छा, मैं बता देता हूँ। देखें, सीधी सी बात है कि पेजिनेशन टैग तब यूज होता है जब आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस हैं। ठीक है, वेबसाइट पे कैटेगरीज बनी हुई हो उन पेजेस की, तो आपको एक चाहिए होता है कि वो कैटेगरी बने। अभी एक सिंपल, अगर आप ब्लॉग पे जाएंगे जिसमें 4-5 पेजेस हैं, तो उसमें ये पेजिनेशन टैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप, एक सेकंड, किसी की चैट आई है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है। हाँ, तो पेजिनेशन टैग होता क्या है? पेजिनेशन टैग ये होता है कि जब आपकी वेबसाइट बहुत सारे पेजेस बने होते हैं, ठीक है, तो उन पेजेस को एक कैटेगरी में बनाता है। ठीक है, वो पेजिनेशन टैग है। ठीक है, पेजिनेशन टैग ऐड करने का तरीका क्या है, वर्डप्रेस से बता दूं मैं आप लोगों को। आपने प्लगइन्स पे जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक मारना है, कुछ भी नहीं करना आपने, मैं दिखाऊंगा।
मैं जो भी चीज बताता हूँ मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होता। आपने लिखना है wp.pagenet। ये जो प्लगइन है इसको आपने इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना, बस काम हो गया। अब जब वेबसाइट के बहुत सारी कैटेगरी सिमिलर कैटेगरीज होंगी उसको वो ऑटोमेटिकली खुद वो कैटेगरी में बना देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हो गई डब्ल्यू पी पेजनेट की बात मैंने कर दी, ठीक है। आपने सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है, बस खत्म बात। इंस्टॉल पे आप दबाएंगे, मैं करके भी दिखा देता हूँ, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब एक्टिवेट कर दें इसको। सर इसका मकसद क्या है? ये जो ज्यादा पेजेस होते हैं क्या उनको डिलीट करते हैं या क्या मकसद है इसका? नहीं नहीं, ज्यादा जब पेजेस हो जाते हैं तो पेजेस की कैटेगरी होती है, ठीक है। अच्छा ये डी पेज ने एक्टिवेट हो चुका है, मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, बस आपने यहाँ तक एक्टिवेट करना और खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ इसको। अच्छा ये इसका होता पर्पस क्या है, देखें अगर आप यहाँ जाएं दराज की तरफ चले जाते हैं, ये देखें ये कैटेगरी है, ठीक है। ये कैटेगरी है और उसके कैटेगरी के अंदर ये चीज है। ये चीज आपको गूगल को बताना होता है कि भाई ये कैटेगरीज के अंदर चीजें हैं, ठीक है। इसको एज अ सेपरेट ना कंसिडर करें, इसको एक ही कंसिडर करें। तो ऐसी चीजों के लिए आपको पेजेशन टैग चाहिए होता है, ठीक है। तो डब्ल्यू पी पेजरेट आप इंस्टॉल करेंगे एक्टिवेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको ग्रुप कर देगा, आपके जो पेजेस हैं उनके जो सिमिलर पेजेस हैं उनको वो एक समझेगा और आपकी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी तरह लोड होगी, ठीक है। आई होप आंसर द क्वेश्चन। अच्छा ये हो गया। अब हम जरा बात कर लेते हैं यानी ये। कि वो जी जी। सर यानी कि वो कैटेगराइज कर देगा। कैटेगराइज कर देगा, बिल्कुल यही बात है, वो कैटेगराइज कर देगा और इसलिए वो पेजनेशन टैग हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा आप सवाल ये आ जाता है, आप बड़ा एक औखा सा सवाल आएगा कि सर जी ये तो आपने वर्डप्रेस पे करके दिखाया है, अगर ये हमें एक पीएचपी की साइट पे अगर करना पड़ जाए तो किस तरह करेंगे। तो सीधी सी बात है, ये आपकी सरदर्दी नहीं है, ठीक है। आप जाएंगे डेवलपर भाई के पास, आप उसको बोलेंगे भाई पेजनेशन टैग मैं वर्डप्रेस में ऐसे ऐड करता हूँ, वो देखेगा, वो खुद हिसाब लगाएगा कि वो पेज कोड में जाएगा और वो खुद देखेगा टैग कौन सा लगा है। टैग देख के वो समझ जाएगा कि किस टैग की आप बात कर रहे हो, ठीक है। और वो टैग वो लगा देगा, खत्म बात। आपकी सरदर्दी नहीं है, आपका कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप पेजनेशन टैग बताएं उसको। आपने पेजनेशन टैग लगाना है, बताना नहीं है, ठीक है। सॉरी बताना है, लगाना नहीं है, अगर तो साइट पीएचपी पे है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस की, एएमपी जिसको कहते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे पेज लोड हो रहा है, अगर अगर वेबसाइट की स्पीड तेज करनी है तो आपको चाहिए होता है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ठीक है। उसके लिए भी एक प्लगइन यूज होता है। आप ऐड न्यू पे चले जाएं, आप लिखें सिर्फ इधर ए एम पी, बस इसको भी इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें और बस आपका काम हो जाएगा, खत्म बात। इतना सा काम है, आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर देना है इसको और आपका ये एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस जो एक आपकी वेबसाइट को जल्दी लोड करेगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट जल्दी लोड करेगा और आपकी स्पीड बेटर करेगा। तो ये एक प्लगइन है, इसको आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें तो आपके काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं टॉप अच्छा 50। सर। जी जी। सर जी ये हम ज्यादा से ज्यादा कितने प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो प्लगइन्स होते हैं सारे ये भी पीएचपी के बने होते हैं या दूसरी जो लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब जिस तरह पाइथन है और कुछ इस तरह की होती हैं उनके देखें होते हैं? मेरा जो ख्याल है इसका, मेरा मेरा मैं इस बारे में सही नहीं बताता, लेकिन मेरा जो हिसाब है कि ये मेरे ख्याल से कोडिंग से बने होते हैं। तो वर्डप्रेस में कोडिंग हो रही होती है तो मेरा ख्याल है इसमें कोडिंग से ही बने होते हैं, ये मेरा अंदाजा है, मैं उस टाइम गलत हूँ, ठीक है। इसका इसका मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं किया किसी के साथ और मैंने कभी सीखा भी नहीं, ठीक है। कोडिंग से होते हैं, बड़ा अच्छा सवाल है लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। लेकिन ये है, अब ये सवाल उठता है कि कितने प्लगइन्स हम ऐड कर सकते हैं। आप जितने चाहे प्लगइन ऐड कर सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। लेकिन होगा क्या, जब आप एक के बाद एक प्लगइन ऐड करेंगे तो आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो हल्की हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप समझ लें, ठीक है। तो आपने बिल्कुल मोहतात रह के आपने प्लगइन का इंतखाब करना है।
ठीक है, क्योंकि आपका एक प्लगइन आपकी वेबसाइट की स्पीड गिरा देता है। हर एक प्लगइन जो आप लगा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड को ऐसी तैसी कर देगा आपकी स्पीड। तो ये हो गया। अच्छा, लेकिन कुछ प्लगइन ऐसे हैं जैसे AMP है, ये आपको एक्टिवेट करेंगे तो उतना कोई स्पीड का मसला नहीं आएगा, ज़्यादा मुझे पता है। अगर आप रॉकेट SEO रॉकेट प्लगइन यूज करेंगे तो उसमें भी आपको स्पीड का मसला नहीं आएगा, बल्कि वो स्पीड बेटर करेगा। अगर आप WP स्मश यूज करेंगे तो वो भी आपकी स्पीड बेटर करेगा। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो जब हम वेबसाइट क्रिएशन पे आएंगे तब हम ये सारे प्लगइन्स पढ़ेंगे और उसमें अच्छी तरह हम देखेंगे कहाँ से उठाने हैं ये थी, सब हम बात करेंगे, लेकिन ये आगे की बात है। अभी हमने सिर्फ सिंपल सीखना है। अब हम आते हैं टॉप 50 रैंकिंग फैक्टर के। अच्छा, पहले मैं दिखा दूं कि मैं आप लोगों को सिखाने के लिए क्यों क्यों मैं सिखा सकता हूँ एसईओ, मुझे किसने अथॉरिटी दी सिखाने की। ठीक है, अगर आप जैसे मैंने लिखा था सेंटा क्लारा, तो ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट आ रही है, ये देख लें आप। अगर आप, मैं आपको उसका बैकएंड भी दिखा सकता हूँ। अगर आप कैलिफोर्निया लिख लें, फिर मेरे क्लाइंट की वेबसाइट अभी आ रही थी, अभी नहीं आ रही। चलें चलें, ये अच्छा हो गया मुझे, इन कैलिफोर्निया पे नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और करें, हम क्रेगलिस्ट पोस्टिंग एड सर्विस फॉर कार डीलर्स लिखते हैं। उनका जो काम है वो कार डीलर्स पे ही है, तो इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है ये कीवर्ड, ये उनके लिए इतना बड़ा कीवर्ड नहीं है। ये देखें, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट आ रही है सेकंड नंबर पे। अगर आप ये हटा दें ऐड, तो छोटा करें, तो नंबर 6 पे मेरे ख्याल है आ रही होगी मेरी वेबसाइट, मेरे क्लाइंट की। ये देखें, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है। सारे तकरीबन जितने भी कीवर्ड्स हैं उस पे हम लोग रैंक कर चुके हैं। हाँ, एक कीवर्ड पे हम रैंक नहीं किए, जो है क्रेगलिस्ट पोस्टिंग सर्विस। इस पे हम तकरीबन 40 नंबर पे हैं, लेकिन मैंने अभी काम शुरू नहीं किया है। मैं अभी काम शुरू करूंगा, जैसे ही काम शुरू होगा। अभी तो हमने ब्रेक ले लिया वैसे सर, क्योंकि हमने रैंक करा दिया, अब हम ब्रेक ले रहे हैं। तो ये वेबसाइट आपको दिखाने का मकसद ये है कि जब मैं रैंक करा सकता हूँ तो आप भी रैंक करा सकते हैं। बस आपने ऑन पेज को थोड़ा गौर से समझना है। ऑन पेज को अगर आप समझ गए, मेरी ये बात याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप ऑन पेज को अच्छी तरह समझ गए तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफ पेज की। ठीक है, अगर आप ऑन पेज को अच्छा समझ गए, ऑन पेज पे आपने अच्छी तरह कीवर्ड प्लेस कर दिए, आपको जरूरत ही नहीं है ऑफ पेज की। ठीक है, कुछ कीवर्ड पे होगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन मेजोरिटी आप ऑन पेज से कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम आते हैं टॉप 50 रैंकिंग फैक्टर पे। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टॉप 50 हैं और जो गूगल की नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आता है सिक्योर एंड एक्सेसिबल साइट। ये पहला रैंकिंग फैक्टर है। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है सिक्योर वेबसाइट का और एक्सेसिबल वेबसाइट का? किसी को कोई आइडिया है किसकी बात हो रही है? SSL की। जी बिल्कुल ठीक है, SSL की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स से इस वेबसाइट पे जाते हैं और इसके ताले पे आप क्लिक करते हैं, तो देखिए क्या लिखा, कनेक्शन इज सिक्योर। इसका मतलब है इस साइट पे SSL लगा हुआ है। ठीक है, तो SSL का मतलब क्या होता है वो हम आगे जब हम वेबसाइट पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, अभी बस समझ लें कि ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर वो है, मैं लिख के देता हूँ इधर, साइट अप टाइम। इसका क्या मतलब होता है? किसी को कोई आइडिया, जिसको भी कोई आइडिया है वो आज आज लो, आप क्लास लीड करेंगे। अगर किसी को कोई आइडिया है साइट अप टाइम, इसका क्या मतलब है? अप टू डेट रखना साइट को सर। अच्छा ठीक है, उमर साहब कह रहे हैं अप टू डेट रखना। और कोई स्टूडेंट जो इस बात से इख्तलाफ करे या इस बात को कहेगी ये बात ठीक है? अच्छा, देखें सीधी सी बात है, अप टू डेट का मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि साइट कितनी देर लाइव रहती है। जैसे आपने होस्टिंग बाय की हुई, अगर होस्टिंग ही बुरी है, होस्टिंग बार बार आपकी गिर रही है, आपकी वेबसाइट खोलो तो वेबसाइट पे लिखा आता है 505 504 एरर, इस तरह की एरर नजर आती है आपको। अच्छा, ये क्या है 505 504? 5xx जो भी एरर होती है ना, 5 5 5 505 504 जितनी भी एरर होती है सर्वर एरर कहलाती है। अगर आपकी वेबसाइट पे सर्वर एरर है तो उसका मतलब वेबसाइट अप टाइम उसका कम होगा। ठीक है, अप टाइम कम है तो उसका मतलब वेबसाइट नहीं रैंक करेगी, रैंक करेगी लेकिन मुश्किल से रैंक करेगी। अगर तो वेबसाइट बार बार गिर रही है,
ठीक है, बार बार आप, ये किसके कौन जिम्मेदार होता है इसका? होस्टिंग कंपनी जिम्मेदार होती है। ठीक है, होस्टिंग कंपनी जिम्मेदार होती है। अच्छा, अब ये हो गया। एक और रैंकिंग फैक्टर है पेज स्पीड। ये तो आपको पता ही होगा, आपको मैंने इतना बता दिया है कि पेज स्पीड क्या है और किधर से चेक होती है पेज स्पीड। ये कोई बता सकेगा पेज स्पीड होती क्या है और चेक किस तरह करते हैं पेज स्पीड? ये तो मैं करा चुका हूँ। पेज स्पीड इनसाइडर सर। जी बिल्कुल, इनसाइडर उससे भी हो जाएगा, और एक जीटी मैट्रिक्स है एक टूल, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो पेज स्पीड जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है। ये वन ऑफ द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर है भैया, अगर उसको कहा जाए। अब हम आते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, कि साइट कितनी रिस्पॉन्सिव है। ये किस तरह चेक होगा? किसी को कोई आइडिया है कि साइट रिस्पॉन्सिवनेस कैसे है? आप सबसे पहले साइट खोल लें। ये वेबसाइट है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हम, अब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। ये बेसिकली आपको अगर चेक करना है कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, आपने आईफोन सेलेक्ट करना है और देखना है कि भाई पेज किस तरह लोड हो रहा है। क्या कोई अ, उसको कहते हैं, क्या कोई जो आप लोगो है ये नीचे तो नहीं हो रहा आपका? अब ये आपने दूसरा मोबाइल सेलेक्ट कर देना है, पिक्सल 5 सेलेक्ट करना है। ये आपने देखना है तो कि ये, मोबाइल फ्रेंडली ना? जी जी, मोबाइल फ्रेंडली तो नहीं कहेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि हर डिवाइस पे वो साइट सही खुल रही है या नहीं, आपने ये देखना है। ठीक है, हर डिवाइस पे आपने, अब ये मतलब नहीं है कि हर डिवाइस पे आप खोल के देखेंगे, बस 3-4 खोल लें कोई सी भी। अगर तो वेबसाइट सही खुल रही है, अगर तो ऐसा तो नहीं आ रहा कि जैसे ये वेबसाइट है, इसका साइट अप टाइम लिखा हुआ है इसके ऊपर, और ये नीचे आ रहा हो आपके, और होम वाला ऊपर जा रहा हो, अगर इस तरह कोई गंद आ रही है तो समझ जाएंगे साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि साइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं। बस आपने इंस्पेक्ट दबाना है, इसके जो टॉगल बटन है, टॉगल डिवाइस टूल बार जो लिखा आ रहा है, इसको क्लिक मारना है, और उसके बाद अपनी डिवाइस सेलेक्ट करनी है, कोई सी भी सेलेक्ट कर लें। ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी A5 ये आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये देखें, इस पे भी रिस्पॉन्सिवनेस है, इतनी अच्छी बुरी लोड नहीं हो रही है, तो ये साइट रिस्पॉन्सिवनेस कहलाती है। ठीक है, तो मोबाइल फ्रेंडलीनेस अलग चीज है, रिस्पॉन्सिवनेस अलग चीज है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिवनेस था। अब बात करते हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मोबाइल फ्रेंडली, एक वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसमें देखें, आप जब गूगल सर्च कंसोल पे जाते हैं ना, तो उस पे आप 2-3 तरह की एरर आप देखते हैं। ठीक है, पहली एरर जो होती है वो होता है कि क्लिकेबल एलिमेंट जो होते हैं ना वो बहुत क्लोज होते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये 3 प्लान नजर आ रहे हैं आपको, ऑर्डर नाउ, कंपेयर नाउ। कभी कभार ऐसा होता है कि मोबाइल पे जब खोलें तो ये ऑर्डर नाउ और कंपेयर नाउ इतना मिला के होता है कि आप गलती से कंपेयर नाउ पे दबाना चाहते हैं लेकिन आप ऑर्डर नाउ पे दबा देते हैं। तो ये बेसिकली क्लिकेबल एलिमेंट टू क्लोज, ये पहली एरर होती है। तो ये जो वेबसाइट को ये मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाती। ठीक है, तो ये चीज समझ लें, मोबाइल फ्रेंडलीनेस के 3 फैक्टर हैं, मुझे अभी 2 याद नहीं आ रहा कौन से है। ठीक है, लेकिन आप सही बता रहा हूँ, पहला फैक्टर तो यही था। बाकी 2 मोस्ट कॉमन फैक्टर है, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, अभी देख लेते हैं अगर कोई नजर आ जाए मुझे। या मैं जरा एक सेकंड, अगर मैं गूगल सर्च कंसोल से कोशिश करूँ कि निकालने की, अगर मैं देख लेता हूँ, अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और 2 कौन कौन से इशू होते हैं, बहुत देखे हैं हमने इस तरह के इशू, मुझे याद नहीं आ रहा कि इस पे कहाँ जाता है। मोबाइल यूजेबिलिटी पे आ जाए। ये देखें, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लिकेबल एलिमेंट टू क्लोज टूगेदर। इसका मतलब ये है जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एकदम गुद्दम गुद्दा हुआ है। ठीक है, इतने हुए हैं कि वो क्लिक किसी और को करना चाह रहे हो लेकिन हो किसी और पर है। दूसरा है टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट टूल, ये एक इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट के मतलब जो आपने टेक्स्ट यूज किया है, ठीक है, वो बहुत स्मॉल है। अच्छा, किसी की चैट आई है, मैं चैट देख लेता हूँ। सर जी, नाम भी पढ़ रहे होंगे साइट के? मैं समझा उमर साहब, मैं समझा नहीं आपकी बात, क्या कह रहे हैं आप? अगर आप, जी 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 वो जो आप सर जी जी वो जी, आपने क्लाइंट की साइट खोली थी ना, वो नाम मुश्किल से था, पढ़ा नहीं जा रहा था, मैं वही पूछ रहा था कि
क्या थे? क्रेगलिस्ट की बात, इस साइट की बात कर रहे हैं आप? जी सर। ये जो क्लाइंट की साइट है, अच्छा ये आपके ने पढ़ा नहीं सर जा रहा? जी सर। अच्छा, ये क्रेगलिस्ट एड पोस्टिंग सर्विस लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। ये उनके लिए अच्छा डोमेन है, उसकी वजह ये है कि उसमें एग्जैक्ट मैच डोमेन क्रेगलिस्ट आ रहा है, एड पोस्टिंग आ रहा है, इस वजह से ये अच्छी डोमेन मानी जाएगी, ठीक है, बुरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग क्रेगलिस्ट यूज करते हैं, जैसे आप ओलेक्स यूज करते हैं ना, वहाँ पे लोग क्रेगलिस्ट यूज करते हैं, उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, वो आराम से बोल भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं उसको, तो ये अच्छा डोमेन है, इतना वो बुरा नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर एसईओ लेते पे बनाया सर जी ये? हैं सर जी। ये आपने सर जी सारी साइट एसईओ पे बनाई है ये वाली? सर जी ये साइट मैंने नहीं बनाई, मैं क्यों यूं बोलूं, साइट मैंने नहीं बनाई, साइट बनी बनाई मेरे पास आई है, ठीक है, उसकी फिर मैंने एसईओ की है। साइट मैंने, अगर मैं इतनी अच्छी बना लेता तो मैं आज यहाँ थोड़ी होता, ठीक है, अगर मैं इतनी अच्छी बना लेता तो ये अच्छी साइट बनी हुई है, बहुत देखें कितनी अच्छी साइट बनी हुई है। हम भी एक तसल्ली बख्श साइट बना लेंगे, आप टेंशन ना लें, तसल्ली बख्श आपको काम करके देंगे, ठीक है, तो आप टेंशन उस चीज़ की ना लें। हाँ, इतनी अच्छी मैं नहीं सिखा सकूंगा, ये भी मैं बता दूँ आप लोगों को, लेकिन ये है कि आपको तसल्ली बख्श एक अच्छा सा आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना लें, इतना मैं सिखा दूंगा आपको, ठीक है। फिर तो आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कितना उस पर आप चीज़ में आप सीखते हैं, क्या क्या करते हैं, वो आपकी क्रिएटिविटी है सारी, वो करेंगे, हम मिल बांट के सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, हम भी सीखेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें। अच्छा, ये हो गया। मोबाइल फ्रेंडलीनेस का बता दिया मैंने आपको, क्लिकेबल एलिमेंट टू क्लोज होता है, या तो टेक्स्ट जो आपने वो किया है बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, ये दो तीन चीजें होती हैं, ये चीज मोबाइल फ्रेंडली नहीं बनाती। तीसरी चीज है डोमेन एज, ये किसी को आइडिया है ये क्या होता है डोमेन एज? सर जितनी डोमेन पुरानी होगी इतनी अच्छी होगी। जी, जितनी डोमेन पुरानी होती है उतनी ही डोमेन की ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। एक डोमेन एक महीने पहले खरीदी गई है और एक महीने 2 साल पहले खरीदी गई, जाहिर सी बात 2 साल वाला ज्यादा जल्दी रैंक करेगा। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि एक महीने वाला रैंक नहीं करेगा, कर भी जाएगा अगर ऑन पेज अच्छा किया हुआ है, तभी मैं आपको ऑन पेज पे जोर दे रहा हूँ कि ऑन पेज समझिएगा, बड़ा जबरदस्त ऑन पेज का मैं लाऊंगा। ये जो वेबसाइट जो रैंक करी है, ये सिर्फ ऑन पेज से करी है, ऑफ पेज बिल्कुल भी नहीं किया। आप चाहें इस वेबसाइट के बैकलिंक चेक कर लें, जो बैकलिंक बने हैं वो कमेंट बैकलिंक से बने हैं, ठीक है, वो अच्छा बैकलिंक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये साइट रैंक कर गई, ठीक है। तो सिर्फ ऑन पेज की वजह से, अगर और से देखें इधर देखिएगा, सब जगह मैंने सर यही डाला। आपने तो बैकलिंक सिखाने थे कि किस तरह लगाते हैं, वो भी नहीं सिखाए। बैकलिंक की बात कर रहे हैं? जी सर। सर जी मैं पहले ऑन पेज सिखा दूं, ऑन पेज के बाद फिर हम ऑफ पेज पे आएंगे, वो ऑफ पेज का हिस्सा है, ठीक है, अभी टेक्निकल ऐसे थोड़ा कवर किया है हमने। ऑन पेज करना है, ऑन पेज जब हो जाएगा फिर हम ऑफ पेज, एक एक मैं सिखाऊंगा कि एक एक बैकलिंक बनता किस तरह है, एक एक सिखाऊंगा, कोई नहीं सिखाएगा आपको, आप यूट्यूब पे चले कोई नहीं सिखाएगा आपको इस तरह, लेकिन मैं एक एक बैकलिंक की एक एक क्लास रखूंगा, पूरे सारे बैकलिंक बनाएंगे, तो उसके बाद तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये देखिएगा, ये देखें, क्रेगलिस्ट पोस्टिंग सर्वर कार डीलर, यहाँ भी डाला हुआ है, इधर भी डाला हुआ है, इधर भी डाला हुआ है, इधर भी डाला हुआ है, ठीक है, ऑफर कुछ भी नहीं है, यहाँ भी डाला होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सर जी तो स्टफिंग नहीं हो गई ये? स्टफिंग देखें तब होगी जब कीवर्ड आप बिला वजह में घुसा दो, अगर आप नॉर्मली यूज कर रहे हो उसको, मतलब बात तो बनती है उस चीज की, ठीक है, तब वो कीवर्ड स्टफिंग नहीं होती। पहली चीज आप ये समझ लें, आप लोग इस तरह यहाँ भी डाल दिया मैंने, ठीक है, अब कुछ तो मैंने किया है, देखें ये बात तो मानता हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत कीवर्ड स्टफिंग की है, हाँ मानने वाली बात है, लेकिन कीवर्ड स्टफिंग से ही ऑन पेज बनता है, यहाँ भी डाल दिया, देखे ना आप, यहाँ भी डाल, ब्लैक हेड में नहीं आएगा, ये ब्लैक हेड आता तब तक हमें मेल आ चुकी होती है, उनका कोई ना कोई वार्निंग आ चुकी होती है, तो यहाँ में किसी किस्म की वार्निंग नहीं आई। तो अगर आप सेंसिबली यूज करते हैं, अगर आप हर जगह यूज करते हैं, लेकिन वो हर जगह तुक बनता है उसका, ठीक है, कीवर्ड स्टफिंग जो है वो इस तरह की दिखती है, मैं दिखाता हूँ जिसको आप कीवर्ड स्टफिंग कहते हो। कीवर्ड घुसाना, ये इसका मतलब ये नहीं कीवर्ड आप कहीं भी घुसाओगे कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगा, एक पेज में घुसाना तो है ना आपने कहीं ना कहीं, ये जो है ये एक एग्जाम्पल है कीवर्ड स्टफिंग की। ये अगर आप गौर से पढ़ें इसको, तो इस पे हर जगह रेड एप्पल घुसाया हुआ है, हर जगह हर लाइन पे रेड एप्पल घुसाया हुआ है। इतना ऐसा आपने नहीं करना, इतना आपने हाथ जोड़ के नहीं रखना, आपने बस आराम से यूज करने हैं। लेकिन आपने उसका कीवर्ड आंसर अब हम आगे जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपने करना है, क्या चीजें होती हैं देखनी पे, क्या चीज कीवर्ड स्टफिंग बनाती है, क्या चीज केयरफुल कीवर्ड स्टफिंग है, तो वो चीजें आपको बताऊंगा मैं। अच्छा, ये हो गया। अब डोमेन एज हो गया, अब दूसरा
उसके बाद जो रैंकिंग फैक्टर है वो है ऑप्टिमाइज कंटेंट। किस हवाले से मैं कह रहा हूँ ऑप्टिमाइज कंटेंट, किस कौन कौन कह रहा है ऑप्टिमाइज कंटेंट, किसके हवाले से, ये को बता सकता है मुझे कि ऑप्टिमाइज कंटेंट तो है लेकिन किसके हिसाब से? रैंकिंग के हवाले से सर। रैंकिंग के हवाले से। चलें, एक सवाल एक जवाब आ गया हमारे साथ का। और कोई स्टूडेंट जो कहेगा ऑप्टिमाइज कंटेंट किसी और के हिसाब से? सर यूजर ये के जो हिसाब से। आपकी निश होती है उसके मुताबिक, यानी कि जो आपका कंटेंट होना चाहिए वो आपके टॉपिक के मुताबिक होना चाहिए ताकि ये रीचेबल हो आसानी से। ठीक है, उमर साहब आप भी कुछ कह रहे थे मेरे? जी जी। कंटेंट कंटेंट हमारा सर्विस जो है ना उसी के आधार में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोगों ने बहुत से जवाब दिए। ठीक है, काफी ठीक भी हैं, काफी गलत भी हैं। तो हम अब जरा मैं समझाता हूँ आपको ऑप्टिमाइज कंटेंट होता है क्या। देखें, आपने कीवर्ड रिसर्च की, कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से आपने वो कंटेंट को डाल दिया। तो वो कैसे डालना है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, आपने कीवर्ड रिसर्च की, उस कीवर्ड रिसर्च के हिसाब से आपने कंटेंट बनाया। ठीक है, कंटेंट बना तो दिया आपने। अब वो कंटेंट जो बनेगा वो कहलाएगा ऑप्टिमाइज कंटेंट, क्योंकि वो उसमें सारे कीवर्ड घुसे हुए हैं। ठीक है, उस कंटेंट को कहेंगे ऑप्टिमाइज कंटेंट। ठीक है, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, या अपने कीवर्ड के हिसाब से आप अपने कंटेंट को रखो। ठीक है, और दूसरी चीज कि आपका कंटेंट जो है वो सही होना चाहिए। मतलब अगर आपकी कार एक इंडस्ट्री है, जैसे इनकी एक कार इंडस्ट्री है, ठीक है, उसको टारगेट कर रहे हैं कार डीलर्स को, तो आपका जो आर्टिकल होना चाहिए वो इसी के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आर्टिकल किसी फैशन के बारे में है तो आपका ऑप्टिमाइज कंटेंट तो नहीं कहलाएगा, आपकी नीश ही नहीं है वो, आपने बिराज में देखी है। तो ये चीज हो गई, ये भी एक रैंकिंग फैक्टर है ऑप्टिमाइज कंटेंट। अब सर्वर की लोकेशन भी एक फैक्टर होती है, ऑप्टिमाइज एक रैंकिंग फैक्टर होता है। अगर तो सर्वर की लोकेशन पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में आपको पता है बहुत से मसले भी हैं। ठीक है, उनकी पाकिस्तानी कंपनी जो होती हैं वो उतना अच्छा आपको होस्ट नहीं देती, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारा मसला आएगा होस्टिंग में। तो ऐसे ऐसी जगह आपका सर्वर पड़ा हुआ है जहाँ पे बेकार किस्म की होस्टिंग दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बड़ा मसला बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लें कि सर्वर लोकेशन भी मैटर करती है। दूसरा है यूजर एक्सपीरियंस। ये क्या है? यूजर एक्सपीरियंस क्या है, ये क्यों मैटर करेगा, गूगल क्यों इस चीज को मैटर करता है, ये बताएं जरा मुझे। गूगल को नजर में अगर यूजर एक्सपीरियंस नहीं, हम नहीं देखेंगे वेबसाइट पे, तो हमें क्या इसमें मसला पड़ेगा, ये बताएं जरा मुझे एक एक करके। सर जी जैसे कोई मुझे कुछ चाहिए, मैं यूज़र हूँ, मैंने आगे से सर्च किया, तो जो मुझे चाहिए होगा अगर उसको मैं पढ़ूंगा ना, कुछ देर वहाँ पे पढ़ूंगा, पेज पे स्टे रहूंगा, तो गूगल को पता चलेगा कि कंटेंट इसका अच्छा है। यानी कि वो सर्च कर रहा है, मैंने कुछ सर्च किया और उसने मुझे कोई जो रिजल्ट दिया उसकी साइट से, वो रिजल्ट मेरी नॉलेज के मुताबिक यानी मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको पढ़ा, गूगल कहेगा ये अच्छा है, ये यूज़र एक्सपीरियंस है ये। बहुत अच्छा जवाब दिया मुसाब ने। और बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप कोई चीज सर्च करते हैं गूगल पे, तो आपको ज्यादातर यही होता है कि पहले पेज पे ही आंसर मिल जाता है आपको। ठीक है, तो पहले पेज का आंसर जब मिल जाता है, तो इसका आपकी अगर मिल जाता है कोई जवाब आपको, और आप एक आर्टिकल पढ़ते हैं, उस पर आप रहते हैं और उस पर आप मुख्तलिफ क्लिक आप करते हैं, तो गूगल को पता लग जाएगा कि यार ये इस साइट में दम है, तभी इस साइट पे यूजर रह रहा है। ठीक है, जो क्वेरी है उसकी वो आंसर हो रही है। तो ये चीज मैटर करती है। गूगल के लिए क्यों मैटर करता है? क्योंकि गूगल को पता है कि लोग आ रहे हैं तो मेरा काम चल रहा है, लोग नहीं आएंगे, लोग कल को बिंग इस्तेमाल करने लग जाए, तो गूगल का काम खराब हो जाएगा। तो ये चीज भी मैटर करती है, यूजर एक्सपीरियंस। आपने अपनी जब वेबसाइट बनानी है तो उसमें यूजर एक्सपीरियंस आपने जरूर रखना है। ऐसा ना हो कि एक बंदा यहाँ क्लिक मारना चाह रहा हो लेकिन उसको एकदम ऐड दिख रहा हो। ठीक है, कोई ना कोई आपने ऐड चलाए हो, ठीक है, कोई ऐड दिख जाए, कोई पॉपअप, पॉपअप ये एक बड़ी फिल्म है। ये आप देखें, मैं चीज दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मैंने साइट खोली और ये पहले ही इतना बड़ा पॉपअप दे दिया है। तो पॉपअप नहीं, पॉपअप, हाँ ये देखें, ये पॉपअप दे दिया इसने। तो ये बेसिकली यूजर एक्सपीरियंस खराब करता है। ठीक, अब ये तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता होगा आप लोगों के दिल में
कि सर जी ये तो नील पटेल है। नील पटेल क्या आप गलत कह रहे हो, ये इसने अपनी वेबसाइट पर गलत किया हुआ है। देखिए सीधी सी बात है, नील पटेल को अब फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी साइट पे आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, ठीक है। उसको पता है कि आप आओगे, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है नील पटेल के पास ना जाने का, ठीक है, तो वो लगा सकता है। लेकिन अगर आपकी साइट है अदनान 123 और अदनान 123 की साइट पे कोई आता है और इतना बड़ा प्रॉब्लम देखता है, वो फौरन से बंद कर देगा आपकी साइट, इसकी साइट कभी बंद नहीं करेगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि उसकी साइट इतनी बड़ी हो चुकी है, उसको जरूरत नहीं है, अगर वो जाता भी है कोई बंदा, इसको आपकी जरूरत नहीं है, और पॉपअप से वो बहुत सारी चीजें निकाल देगा आपसे, ठीक है। तो इसकी वजह से नील पटेल ने किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने करना है अपनी वेबसाइट पे, आपने नहीं करना, लेकिन आपने, क्योंकि आपने जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप इतने बड़े हो जाएंगे, कोई आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है, कि आप एसईओ का सवाल, अच्छा चलिए ये तो हो गया। अच्छा याद रखिएगा कि एसईओ आप सीखते रहिएगा, ठीक है। भले ही मैं कल को क्लास लेना बंद कर दूं, लेकिन आपने अपनी एसईओ की जर्नी खत्म नहीं करनी, ठीक है। उसकी वजह बताता हूँ क्या होता है। बहुत सी न्यू अपडेट्स आती हैं, उसके मुताबिक आपका जो क्या कहा जाता है, आपका जो नॉलेज है वो कभी कभार आपका आउटडेटेड हो जाता है। मैं ऐसे एक्सपर्ट्स को जानता हूँ जो कि सिर्फ ऑफ पेज को समझ गए, ऑन पेज उनको समझ ही नहीं आया, ठीक है। ऐसे भी जानता हूँ मैं, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ मैं जिन्होंने सीख लिया एक टाइम पे, लेकिन वो पुराने टाइम की थी एसईओ, अब नए टाइम की एसईओ उन्होंने सीखी ही नहीं, ठीक है। तो आपने भी अपनी जो नॉलेज है वो अपडेट करनी है। ये सिर्फ इस कोर्स पे ना लीजिएगा कि ये कोर्स आपको जितना सिखा है, ठीक है मैं पूरा सिखा दूंगा आपको, गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन फिर आपने उसको नॉलेज को अपडेट करना है। नॉलेज को अपडेट नहीं करेंगे तो बहुत मसला होगा आपको, तो आप लोगों ने नॉलेज को जरूर अपडेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग आपसे गलत बातें भी करेंगे, लेकिन आपने सुननी पड़ती है यहाँ पे। ये बता दूं, एसईओ की लोगों को ज्यादा समझ नहीं है, तो बहुत से लोग आपको एसईओ एक्सपर्ट कहेंगे कि मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ, लेकिन बहुत गलत बातें करेंगे। जैसे मैं ऑफिस में था तो मुझे दूसरे जो एक्सपर्ट थे हमारे ऑफ पेज के, उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा कीवर्ड ढूंढना चाहिए जिसपे मिलियंस में ट्रैफिक हो और डिफिकल्टी हमें कम हो। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भाई अच्छा ठीक है आप ढूंढ लें, मैंने बस ये बोल गया, मैं चुप हो गया। आज तक वो उसको कीवर्ड नहीं मिला। क्यों मिलेगा भाई, जिसमें मिलियन में ट्रैफिक होगा, फिर डिफिकल्टी भी नहीं होगी, ऐसा अगर मिल जाए तो फिर क्या ही बात, ठीक है। तो ये चीज समझ लें कि आपको लड़ना नहीं है कहीं पर, आपने बस चुप करके अपना काम करना है, ठीक है। आपने कहीं लड़ने ना बैठ जाइएगा, अगर वो गलत बात भी कर रहा है आपने चुप करके उसको बोल देना ठीक है भाई आप कर लें, मैं तो जा रहा हूँ, सीधी सी बात है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूजर एक्सपीरियंस के बारे में। अब हम बात करते हैं इनबाउंड लिंक्स और आउटबाउंड लिंक्स, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ में, रैंकिंग फैक्टर होते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इनबाउंड लिंक क्या होगा और आउटबाउंड लिंक क्या होगा। जो जी स्क्रीन का सर जी, जो यानी कि इनबाउंड्स वो है जो पेज के अंदर अंदर है, यानी कि साइड के एक उसने आर्टिकल दिया और दूसरा आर्टिकल उसने दिया, तो आपस में रिलेट कर दिया उनको, ये इनबाउंड है। और आउटबाउंड वो है कि उसने अपना आर्टिकल दूसरी साइड पे जो लिंक लगा दिया, दूसरी साइड से लिंक ले लिया, ये आउटबाउंड। ठीक है, कोई ऐसा स्टूडेंट जो इस बात से कहे कि ये बात गलत है, कोई ऐसा स्टूडेंट, ठीक है, गलत हो जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट कंट्रीब्यूट तो करें ना। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर आपकी लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। अच्छा मैं बता देता हूँ, चलें, ये है आपकी वेबसाइट और ये है दूसरी वेबसाइट, ठीक है। ये साइट ए का नाम देते हैं हम इसको, ये आपकी वेबसाइट साइट है, और ये साइट है दूसरी वेबसाइट साइट बी, ये दूसरे की वेबसाइट है। इसकी वेबसाइट से आपको लिंक मिल गया, ये लिंक होगा इनबाउंड लिंक। अब ये सवाल ये उठता है, ये तो आउटबाउंड लिंक लग रहा है क्योंकि दूसरी वेबसाइट से आपको मिल गया, लेकिन ये आपके लिए तो आपका इनबाउंड लिंक हुआ ना, आपकी साइट पे लिंक आ रहा है, तो ये आपकी साइट के लिए इनबाउंड लिंक कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं किसी और वेबसाइट, ये चलें, ये तो हो गया इनबाउंड लिंक तो समझ में आ गया।
अच्छा, किसी कोई स्टूडेंट जो इनबाउंड लिंक में मसला हुआ हो किसी को समझ में, तो किसी को मसला ना हो। अब मैं आखिरी बता रहा हूँ, आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट है, साइट है, और ये वेबसाइट है, साइट थी। आपने ए वेबसाइट में बी को लिंक दे दिया, आपकी अपनी वेबसाइट में किसी और को लिंक दे दिया, ये कहलाएगा आउटबाउंड लिंक। ठीक है, ये एक रैंकिंग फैक्टर है। इनबाउंड लिंक भी और आउटबाउंड लिंक भी आपकी रैंकिंग में फर्क पड़ेगा उसको। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, आउटबाउंड लिंक आपने सिर्फ ब्लॉग की केस में लगाना है और किसी केस में आपने नहीं लगाना। अगर आपकी सर्विस की वेबसाइट है और आप किसी और वेबसाइट को लिंक दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, अपना कस्टमर दूसरे को उठा के फेंक रहे हो। लेकिन अगर ब्लॉग की वेबसाइट है तो आप अपना कस्टमर कहीं और फेंक सकते हो, उसका कोई इशू नहीं, क्योंकि आपकी साइट पे रीड करने आया बंदा और उसको कोई अच्छी वेबसाइट मिल रही है तो आपको वो मसला नहीं होगा। लेकिन अगर सर्विस की वेबसाइट है और आपने किसी और को लिंक दे दिया तो आपके लिए मसला पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनबाउंड लिंक और आउटबाउंड लिंक। कोई स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो ये मैंने क्या बोला है? सर जी, एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक में फिर क्या फर्क होगा? एक्सटर्नल लिंक ये होगा, इंटरनल लिंक तो ये होगा कि आपकी वेबसाइट पे, आपकी वेबसाइट के 4 पेज हैं, सही है, आपने उन चारों को लिंक दे दिया आपस में, तो ये कहलाएगा इंटरनल लिंक। एक्सटर्नल लिंक ये होगा कि आपने अपनी वेबसाइट में दूसरी वेबसाइट को लिंक दे दिया, ये एक्सटर्नल लिंक होगा। ठीक सर है, जी, ये यानी कि एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक मोज यूज करता है, और जो एचआरएफ है वो आउटबाउंड और इनबाउंड यूज करता है जी जी इसी ऐसे ही, टर्म को। जी जी ऐसे ही, टर्म तो वही सर है, जी, बस थोड़ा सा फर्क होता है इसके अंदर। जी जी नहीं, अगर सर जी फिर जैसे वो एचआरएफ यूज करता है तो वो उसमें फिर यही होगा ना कि आउटबाउंड्स वो होंगे जो बाहर से आ रहे होंगे लिंक्स, यानी कि मेरी साइट्स पे आ रहे होंगे, और इनबाउंड्स वो होंगे जो मेरी साइट के अंदर घूम रहे होंगे। जी जी, इनबाउंड वही करवाएगा, मैंने बताया आपको जैसा वही चीज होगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मैं भी थोड़ा हो गया, आपको क्या बोला, लेकिन ये सारी टाइम खत्म होना हमारे पास, जो टाइम को देख रहा था। चलें हम इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास जब मैं शुरू करूंगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि किसी को मसला ना हो। अभी जैसे मैं टाइम को देख रहा था, मुझे ये बात आपकी समझ नहीं आई, मुझे क्या बोला आपने। लेकिन चलें हम इसको नेक्स्ट क्लास में हम रिज्यूम करते हैं, इसी लेक्चर को हम रिज्यूम करेंगे। हम 50 रैंकिंग फैक्टर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह अगली क्लास भी आपकी शायद 2 ही क्लास में, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको किस क्लास में थी आपकी। ठीक है, तो अभी अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए, इसके साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।